हेलो एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू योर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी के रूबरू। आज हम बात करेंगे म्यांमार में सिविल अनरेस्ट के बारे में और साथ ही साथ अराकन आर्मी जिन्होंने बूटीडोंग करके एक एरिया है, रीजन है, वो अपने अंडर ले लिया है। और वेस्टर्न वॉलंटियर्स क्यों म्यांमार की एंटी रिजीम बैटल को ज्वाइन कर रहे हैं इसके बारे में भी बताऊंगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। वहीं पर अगर बात करें म्यांमार की, तो आपको पता है कि मिजोरम से म्यांमार की रखनी स्टेट काफ़ी नज़दीक है, जैसा कि आप इस विजुअल में देख सकते हो। और साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि कुछ जो स्टेट्स हैं हमारी जो म्यांमार के साथ टच में हैं, उससे पहले जो एरिया सबसे ज़्यादा टच करती है वो है अरुणाचल प्रदेश, देन मिजोरम का नंबर आता है, उसके बाद मणिपुर, लास्ट में नागालैंड। यानी कि चार स्टेट्स जो हैं अपना जो बॉर्डर है वो म्यांमार के साथ शेयर करती हैं। वहीं पर अगर म्यांमार के रिबल्स की बात करूं तो ये अराकन आर्मी भी बोल देते हैं या वेरियस इनके रिबल ग्रुप्स हैं जो कि इकट्ठे हुए हैं और ये चाहते हैं कि जो बर्मा यानी कि जिसको म्यांमार बोला जाता है उसमें जो कुछ ऑटोनोमस एरियाज हैं वो इनके कंट्रोल में रहे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं म्यांमार की जो स्टांसेस हैं राइट नाउ, जो उनकी मिलिट्री पावर है उससे नाखुश हैं, क्योंकि उसको जो कंट्रोल करने वाली रजीम है वो मिलिट्री है। और देखो, आपने रिसेंटली देखा होगा आंग सान सू की, जिनको कि हाउस अरेस्ट भी किया गया और हीट वेव के चलते पहले ये अरेस्ट की गई थी, क्योंकि इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो उनकी आर्मी को पसंद नहीं आ रहा था। और यही इशू जो है ये बढ़ता जा रहा है। रखनी स्टेट जहाँ से कई मुसलमान जो हैं कॉक्स बाज़ार बांग्लादेश की तरफ भागे और साथ ही साथ मिज़ोरम में भी एंटर किए। और ये इशू अभी से नहीं है, कई सालों हो चुके हैं। 2017, 18, 19, 20, राइट नाउ 24 चल रहा है। और देखो, रोहिंग्या मुस्लिम्स का जो मास एक्सोटस है वो अभी बंद नहीं हुआ। लाखों की तादाद, 2 लाख 3 लाख से ऊपर जो मुस्लिम्स हैं या फिर वेरियस जो इनके लोग हैं वो फ्ली कर चुके हैं, यानी कि दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं एज ए रिफ्यूजी। इशू यही है कि म्यांमार की जो इथनिक माइनॉरिटी है ये उसमें आते हैं। मुस्लिम की पॉपुलेशन है वो 4% ही है। ज़्यादातर रखनी स्टेट में ये बसी हुई है। रखनी को पहले अराकन भी बोला जाता था और यहाँ से ही बिलोंग करती है अराकन आर्मी, जिन्होंने रिसेंटली एक टेरिटरी सीज की हुई है जिसको नाम दिया गया है बूटी डोंग। और ये समझो कि ऐसा इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसमें वेरियस अभी रिसेंटली क्लैशेस भी हुए, हाउस बर्न्स कर दिए गए। रेबल्स का क्लैश जो है उनकी जुंटा आर्मी के साथ होता है। जुंटा आर्मी वही है जो कि मिलिट्री पावर सुप्रेशन के चलते जिन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को कम्प्लीटली डिमोलिश कर दिया, डेमोक्रेसी को कम्प्लीटली कोलैप्स कर दिया है। वहाँ पर जो रोहिंग्या एक्टिविस्ट हैं उन्होंने भी रिसेंटली इल्ज़ाम लगाए थे कि अरक्कन की जो आर्मी है वो कहीं ना कहीं ये इन सब के पीछे जिम्मेदार है। वहीं पर जो रिबल ग्रुप्स हैं वो कहते हैं कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते, हमारा ये फ़िलहाल के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं रहा जिसकी वजह से वहाँ के लोग जो हैं रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं वो टारगेट बने। उन्होंने साफ साफ ये चीज़ बोली है। वहीं पर रोहिंग्या जो हैं वो पहली बार ही फ्ली नहीं किए गए, क्योंकि देखो इस बार 50,000 के करीब अगेन जो रोहिंग्या कम्युनिटी के लोग हैं वो फिर से बांग्लादेश की तरफ बढ़े और साथ ही साथ मिजोरम में भी एंटर हुए, क्योंकि एक तरह से हमारा जो बॉर्डर है ना, जो हमारी 4 स्टेट्स टच करती हैं म्यांमार के साथ, ये बॉर्डर बहुत ज़्यादा अनइवन है। यानी कि यहाँ पर जो टेरेन है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है जिसके ऊपर फेंसिंग भी नहीं हो सकती। इसी वजह से ये उस रीजन में एंटर कर जाते हैं। वहीं पर अगर बात करें म्यांमार का मिलिट्री कू, ये 2021 में हुआ था जब यहाँ पर एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप्स को समझो कि एक तरीके से प्रताड़ना झेलनी पड़ी। और रिसेंटली आपने एक खबर भी सुनी होगी कि म्यांमार की जो ब्रिगेड है 143 जो कि आर्मी जुंटा के अंडर आती है, इन्होंने सरेंडर कर दिया था थ्री ब्रदरहुड अलायंस को। पर मैं उससे पहले चाहता हूँ कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से आप थोड़ा सा समझो कि 1948 में म्यांमार समझो कि एक देश निकल कर आता है जो कि पहले ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में होता था और उसके बाद पार्लियामेंट्री रूल इस पर चलता है। फिर 1962 में एक मिलिट्री कू होता है और ये कू कम नहीं था, 5 डेकेड्स तक ये कू चला। यानी कि यहाँ पर जो मिलिट्री का राज था वो 5 डेकेड से ऊपर तक चला।
अप्रॉक्सीमेटली। और साथ ही साथ ये पॉलिटिकल टर्मोइल जो है ये यहाँ पर रुका नहीं। 2007 में इन्होंने कुछ चेंजेस किए थे, 8 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन थे, जिसकी वजह से 2011 में फिर से पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाए गए। और 2015 में आंग सान सू की जो कि इलेक्शंस जी जाती हैं उनको समझो कि एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलती है। और देखो उनकी विक्ट्री से नाखुश होकर 2021 में मिलिट्री फिर से इसको अपने अंडर ले लेती है। यानी कि मिलिट्री जो है वो अपना सत्ता अपनी छोड़नी नहीं चाहती। और इस चीज़ों के बावजूद कई तरह के सीज फायर एग्रीमेंट्स भी साइन होते हैं, जो वेरियस इनके रीजन्स हैं जहां पर क्लैशेस होते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख रहे हो, जो कि इनके रेबल ग्रुप्स हैं उन्होंने भी कई क्लैशेस किए हैं। और इसको वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट ऑन गोइंग सिविल वॉर माना जाता है। यानी कि पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखोगे कि सिविल क्राइसिस जो है, अनरेस्ट जो है, सबसे लंबा वो म्यांमार से ही है। और साथ ही साथ ये जो क्लैशेस हैं इन बिटवीन रेबल ग्रुप्स, इन्होंने अपने जोन्स को, कुछ जोन्स हैं उनको डिक्लेयर किया हुआ है ऑटोनॉमस 2008 से, बट उसमें फिर से इन्होंने समझो कि एक तरीके का फिर से रिकॉल किया है सिविल अनरेस्ट को। और ये इसलिए है क्योंकि इनकी जो गवर्नमेंट है या फिर वेरियस जो रिसोर्सेज हैं वो उनको प्रॉपर ढंग से नहीं प्रोवाइड कर पा रही। इनकी गवर्नमेंट मीन्स जो इनकी मिलिट्री है। ऑपरेशन 1027 भी इसके लिए लास्ट ईयर चलाया गया था। 3 ब्रदरहुड अलायंस बोला जाता है, जिसमें कि वेरियस जो रेबल ग्रुप्स हैं जैसे कि अरकन आर्मी हो गया या फिर म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी हो गया, और साथ ही साथ टैंग नेशनल डेमोक्रेटिक आर्मी जो है वो मिलकर ये कू करती हैं। यानी कि ये अपनी तरफ से एक ऑपरेशन 1027 चलाती हैं, जिसकी वजह से नदरन शान स्टेट जो है वो इनके अंडर आ जाता है। यानी कि रेबल ग्रुप्स जो हैं वो इस स्टेट को कब्जा लेते हैं। अभी वेरियस जगह पर मार्शल लॉस लगे हुए हैं। साथ ही साथ मिलिट्री ने कई जगह पर, कई टाउन्स पर अपना जो कंट्रोल है वो खो दिया है। साथ ही साथ कई लोग डिस्प्लेस हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो 2 लाख से ऊपर लोग जो हैं एज ऑफ 2024 डिस्प्लेस कर चुके हैं। साइमल्टेनियसली अरकन आर्मी जो है वो कई तरह के अटैक्स लॉन्च करती है। 2021 से जो शांत बैठी थी, सडनली 2023 से वो एक्टिव हो गई है। उसका रीजन ये है कि देखो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कई एरियाज जहाँ पर ये रेबल ग्रुप्स बसे हुए हैं उनको अपने अंडर लेना चाहती है, क्योंकि वो काफ़ी रिसोर्स जनरेटेड एरियाज हैं। साथ ही साथ इनके जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं मिंट स्वे, ये भी कई बार बोल चुके हैं कि जो भी ये क्रिटिकल कंडीशन बनी हुई है इसकी वजह से समझो कि म्यांमार जो है वो स्प्लिट हो सकता है, कई हिस्सों में, कई भागों में ये बन सकता है, जैसा कि वियतनाम में हिस्ट्री में हुआ था। यानी कि नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम, आप सभी जानते होंगे डेफिनेटली इसके बारे में। और अभी के लिए रेफ्यूजी इन्फ्लक्स जो है इसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स इंडिया भी झेल रहा है। चिन एथनिक ग्रुप कुकी जो मणिपुर में है, ये टेंशन्स क्रिएट करते हैं इंडिया में आकर। और देखो इसकी वजह से हमें भी कई प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारे जो ग्रुप्स हैं या फिर रेबल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। माइटी मिलिटेंट जो ग्रुप है जो कि म्यांमार के सांग्यांग रीजन से बिलोंग करता है वो एक्टिवेट है। और 2020 से अगर आप देखोगे तो 30,000 के करीब म्यांमार नेशनल्स हो गए या फिर वेरियस अदर जो हैं वो उन्होंने शरण ली हुई है मिजोरम में। यानी कि कहीं ना कहीं इंडिया हेल्प करता भी है, बट द फैक्ट इज़ कि हमें भी डर रहता है कि हमारी देश की जो इंसिक्योरिटी है वो खतरे में ना पड़ जाए। क्योंकि जोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी या फिर उल्फा रिसेंटली जिन्होंने पीस पैक्ट साइन किया है, इस तरह के ग्रुप्स जो हैं वो एक्टिव होने की कगार पर आ जाते हैं। और साथ ही साथ जुंटा ने अभी तक अपना काफ़ी कंट्रोल खो दिया है। 5280 के करीब जो मिलिट्री पोस्ट हैं, पोजीशंस हैं, वो समझो कि इन्होंने गंवा दी है एज पर सम सॉर्ट ऑफ एस्टिमेट्स। साथ ही साथ इनके जो स्पोक्स पर्सन हैं वो भी कहते हैं कि मुस्लिम इंसर्जेंट जो ग्रुप्स हैं वो समझो कि मिलिट्री के साथ मिले हुए हैं और ये अपने घर जो है खुद ही जलाते हैं। जैसा कि इन पर अभी आरोप लगा था कि इन्होंने जिस रीजन में अटैक हुआ, क्लैशेस हुए, उसकी वजह से वहाँ से जो लोग हैं उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ी। मैं बात कर रहा हूँ बूटीडोंग रीजन की। आप देख सकते हो रखिनी स्टेट में एकदम नॉर्थ में पड़ता है ये। और बूटीडोंग इशू जो है ये बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर अभी ये जो रीजन है ये अभी उनकी जो अराकन आर्मी है वो उन्होंने कैप्चर किया हुआ है। और वेस्टर्न वॉलंटियर्स भी इस फाइट को ज्वाइन कर रहे हैं। एक्स ब्रिटिश सोल्जर हो गए या फिर अमेरिकन फाइटर्स हैं वो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि इनका मानना है कि वहाँ पर जो भी बैटल चल रही है उसमें जो रेबल ग्रुप्स हैं वो सही हैं और उनको मदद की ज़रूरत है। सो ये था आज का आर्टिकल। मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ म्यांमार को लेकर और इंडिया को लेकर।
अगर आपको आर्टिकल पसंद आया हो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मे यू हैव ए सक्सेसफुल डे हैड। जय हिंद।